हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एब्यूज। मतलब क्या कि जो नशीली दवा है, नशीली दवा के सेवन से होने वाले प्रॉब्लम। नशीली दवाएं कि कौन कौन सी नशीली दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल सामान्य रूप से होता है, और इन नशीली दवा की वजह से प्रॉब्लम कैसे होती है। ये नशीली दवा का आदत कब लगती है, कैसे लगती है, और नशीली दवा से आप बच कैसे सकते हैं, इनसे छुटकारा आपको कैसे प्राप्त होगी, इनके बारे में जानते हैं आज। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये जानेंगे कि नशीली दवाएं पहले होती कौन सी है। तो आपने बहुत सारे नाम सुने भी होंगे, आप लोगों ने कोकीन का नाम सुना होगा, आपने कोकीन नाम सुना होगा, आपने हीरोइन, कोकीन, हीरोइन, ये नशा के ऐसे दवाएं का नाम है जिनकी एक बार में अगर देखी जाए तो इनके लत पड़ने वाले लोगों की संख्या झुंड में होती है। झुंड में होने का सेंस कि एक बार में 10, 12, 15, 50 की संख्या में एक बार इनके नशा के चपेट में आते हैं। जैसा मैंने आपको प्लेग में बताया था कि प्लेग जब होती है तो एक बार में झुंड के झुंड, गांव के गांव समाप्त कर देते हैं। उसी तरह से इन नशीली दवाओं के चपेट में एक बार में बड़ी के बड़ी ग्रुप आपकी शामिल हो जाती है। दरअसल ये दवाओं का सेवन सबसे ज्यादा जो फैलता है वह टीनेजर्स में फैलते हैं। किस में फैलते हैं? टीनेजर्स में। और टीनेजर्स का मतलब 13 वर्ष से लेके लगभग 19 वर्ष के युवा वर्ग को ये ज्यादा प्रभावित करते हैं। दरअसल होता क्या है कि टीनेजर एज में बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी कुंठित हो जाते हैं। हर छोटे छोटे बात पे आपको गुस्सा कर जाएंगे, 2 मिनट में झगड़े पे आ जाएंगे, गर्म खून की वजह से 2 मिनट में परेशानी क्रिएट कर देंगे। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने जाएगी ये टीनेजर टाइम में। अब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होगी, उस समय क्या होगा, हो सकता है कि गार्जियन डांट दे, हो सकता है टीचर बोल दे, हो सकता है कोई बड़े कुछ कह दे। तो उस कंडीशन में वह अपने आप को संतुलित महसूस नहीं करता है। उस समय बहुत अधिक टेंशन में चला जाता है, उसका माइंड बहुत ज्यादा टीज हो जाता है, यानी एकदम बिल्कुल चिढ़ जाएगा, और चिढ़ने की वजह से टेंशन हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, और क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आने की वजह से माइंडसेट जो हो गया वह खराब हो गया, बार बार फेलियर हो रहा है, और वह अपने काम से ही विफल होने लगा। उसे महसूस होने लगा कि वो अपने लाइफ में सक्सेस अब हो ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा? तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं, और इसी टेंशन का फायदा वो लोग उठाते हैं जो इन दवाओं को मार्केट में बेचना चाहते हैं, जो मार्केट में बेचना चाहते हैं। अब मार्केट में बेचने वाले क्या करेंगे कि आपको प्रोत्साहित करेंगे। क्या प्रोत्साहित करेंगे? कि भाई क्या करो कि तुम ये दवा लेकर देखो, जितनी तुम्हारी टेंशन है, जितनी तुम्हारी प्रॉब्लम है, 2 मिनट में छूमंतर हो जाएगी। लड़का पूरी टेंशन में है, बच्चे पूरी टेंशन में है। अब उन्हें टेंशन का कोई इशू नहीं है, अब उसे मतलब है कि मैं टेंशन से छुटकारा मुझे मिल सकता है, मुझे टेंशन से छुटकारा मिल सकता है इस छोटे से दवा के इस्तेमाल करने से। तो क्या करता है कि तुरंत वह दवा का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। एक बार वह दवा का इस्तेमाल करेगा तो ये ऐसी दवाई होती है जो डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट आपके ब्लड वेसल्स में चला जाता है, डायरेक्ट आपकी खून की नसों में दौड़ने लगता है। इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्शन लिया, और इसके जो कोकीन, हीरोइन वाले आइटम्स है वह तुरंत आपके ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू कर गया, पूरे बॉडी में फैल गया। और पूरी बॉडी के ब्लड में अंदर जाने के बाद यह ब्लड की जो रफ्तार है वो तेज कर देता है, ब्लड की रफ्तार तेज कर देता है। इनके वजह से क्या होता है कि आपकी मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। मानसिक संतुलन और उसके साथ साथ आपका जो तंत्रिका तंत्र है यह प्रभावित हो जाता है। जब तंत्रिका तंत्र और मानसिक संतुलन प्रभावित हो जाएगा तो क्या होगा कि आपको जो नॉर्मल सी बातें, जो आपकी लाइफ की बातें हैं, वो आप भूल जाएंगे, वो समझ नहीं आएगी आपको। तो क्या होगा, लगेगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स है, आपको रिलैक्स महसूस होगा।
और उस कंडीशन में एक बार आपने अगर ले लिया तो फिर अगली बार लेने की इच्छा होगी। और पहले जब थोड़ा सा ले रहे हैं तो थोड़ा सा लेने के बाद नशा आपका नॉर्मल डोज में होगा। डे बाय डे जैसे लेते जाएंगे या डोज का लेवल भी बढ़ेगा। डोज का लेवल जैसे मान लीजिए आज आपने इसका इस्तेमाल सिर्फ 1 ग्राम किया है तो अगले 2-4-10 दिन में आपका यह 1.1 ग्राम हो जाएगा। ये फिर बढ़ जाएगा 1.2 ग्राम्स हो जाएगा। यह आपका डेली बाय डेली जैसे जैसे जितना ज्यादा यूज करते जाएंगे इसका लेवल बढ़ते जाएगा, क्योंकि नशा का लेवल जो होगा वह आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि शराब और तंबाकू आप क्या करते थे कि अगर जिद कर ले, किसी भी तरह से रुकावटें अगर दे दी जाए तो आप छोड़ देते थे। लेकिन ये ऐसे रोग है कि अगर एक बार हो गया तो आपकी इच्छा शक्ति से भी नहीं छूट सकती है। अगर एक बार इसके लत पड़ गई तो फिर यह बात है कि एकाएक छोड़ेंगे तो आपकी बेचैनी हो जाएगी, आपका बॉडी का संतुलन बिगड़ेगा। उस कंडीशन में आप इस नशीली दवा के सेवन के लिए किसी का मर्डर कर सकते हैं, किसी से छीन सकते हैं, किसी से झगड़ा कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं उस समय। और वही लोग जो होते हैं जो ये दवाएं बेचते हैं इसी समय का फायदा उठाते हैं। जब आपकी दवा का असर आपके बॉडी में एकदम चरमोत्कर्ष में होता है उस कंडीशन में वो ये दवाएं आपको महंगे रेट पर देता है। 10 रुपए की चीज 150 रुपए में देता है और उस कंडीशन में आपको 150 रुपए चोरी करके लानी पड़े, किसी से छीन के लाना पड़े, भीख मांगना पड़े, कुछ भी करे आप, लेकिन वो जरूर लेते आप। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपकी जो लाइफ होती है, ओवरऑल आपकी लाइफ जो होती है प्रॉब्लम में पड़ जाती है। अब इन प्रॉब्लम में पड़ने की वजह का आपका मेन रीजन तो हो गया नशीली दवा। अब नशीली दवा को हम लोग और किसी न कुछ स्पेसिफिक नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि नारकोटिक्स, या आपने भी सुना होगा कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के आपके ऑफिसर, मतलब क्या, नशीली दवाओं को पकड़ने वाले जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं वो आपके कौन होते हैं, वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि नशीली दवा, जो नशीली दवाएं करता है, इन नशीली दवाएं का जो आपका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है। अब क्या होता है कि ये दवाएं अगर ले ली आपने तो बात ये आती है कि उस कंडी लेने के बाद अब आपके अंदर छुटकारा कैसे मिलेगी। अगर आपकी आदत पड़ गई नशीली दवाओं का तो इनका आपका छुटकारा कैसे लगेगा। मैंने एक तरीका बताया कि इंजेक्शन से ले सकते थे, कुछ ऐसे भी होती है जैसे नाक से बिल्कुल तेज रफ्तार में सूंघने से आपके बॉडी के अंदर जाता है। आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में ब्राउन शुगर नाम सुना होगा आप लोगों ने। यह ब्राउन शुगर क्या होता है कि नाक के पास यहाँ पे हाथ पे रखकर और नाक से बड़ी तेज खींचा जाता है। जितनी तेज खींचा जाता है उतनी जल्दी वो शरीर के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो अपना असर करना शुरू कर देते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये किसी भी रूप में आपके लिए हानिकारक होते हैं और लेने का स्रोत आपका अलग अलग जरिया हो सकते हैं। ये मैंने आपको बताया इंजेक्शन के माध्यम से, डायरेक्ट नाक के माध्यम से सूंघकर, कुछ लोग स्मोकिंग के माध्यम से ले लेते हैं। लेने का तरीका अलग होगा, सभी तरीका आपके बॉडी में जाएगा और एट लास्ट आपके ब्लड में सर्कुलेट करेगा। और एक बार ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू हो गया तो समझिए फिर आपकी स्थिति नॉर्मल नहीं रहेगी। इनकी आपकी एक बार अगर लत पड़ गई तो यह लत छूटेगी नहीं आपकी। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में आपको बचना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कि मान लीजिए कि ऐसी आदत आपको क्या करना चाहिए, गार्जियंस को, टीचर्स को, आपके बड़ों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए क्या कि हमारा बच्चा किसी भी रूप से असंतुष्ट न रहे, किसी भी रूप से वह कमी सा महसूस ना करे, बच्चा कभी भी अकेलापन महसूस ना करे। इन सभी कंडीशंस का फायदा ही ये नशीली दवाओं के कारोबारी जो होते हैं इसी समय का फायदा उठाते हैं। क्लियर है आप लोग को। अर्थात कि नशीली दवाएं, कोकीन, हीरोइन, ब्राउन शुगर, ठीक है, मॉर्फिन, ये सभी नशीली दवाएं हैं और इनका इस्तेमाल आपके लिए हानिकारक होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा कुछ और एल्कोहलिक आइटम्स हैं जिन एल्कोहलिक आइटम्स का इस्तेमाल प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग के द्वारा या फिर छोटे बच्चे या नए युग वाले बच्चों के द्वारा ज्यादातर किए जाते हैं। उनके बारे में जान लेते हैं।
तो उसमें सबसे पहले जाना है ओपियाइड्स, पहला जानना है आपको ओपियाइड्स के बारे में। अब ये ओपियाइड्स क्या है? यह भी एक प्रकार का नशीली दवाई है, ठीक है, लेकिन इसका लेने का तरीका क्या है कि यह जब लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर जाके सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित करेगा। ऑपियाइड्स आपके बॉडी के अंदर गया तो तंत्रिका तंत्र नुकसान करेगा। दूसरा नंबर क्या करेगा आपको कि ये लेने के साथ आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी में हार्ट अटैक, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, इसके अलावा आपका ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, ऐसी प्रॉब्लम आपके बॉडी के लिए क्रिएट करेगा। और क्या कर सकता है ये बॉडी के अंदर? तो ये आपका जो लैकेट्स स्पेशली जो पाया जाता है जो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, इसको नुकसान पहुंचाएगा। लेकेट्स को नुकसान पहुंचाएगा और फिर आपकी बॉडी जो होगी बैलेंस खो देगी। तो ओपियाइड्स यह आपको जनरली ध्यान रखिएगा, यह एक पौधे से प्राप्त होता है, यानी कि यह पौधा के पुष्प से प्राप्त होगा। जिस तरह से तंबाकू पत्ता से प्राप्त होता है, उसी तरह ओपियाइड्स जो होता है यह पौधे से प्राप्त होगा और पौधे के पुष्प से प्राप्त होगा। और छोटी छोटी इसकी कलियां होगी, वो भी नशीली होगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जितना ये नारकोटिक्स वाले आइटम्स होते हैं ये सभी के सभी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और बिना केंद्र सरकार की अनुमति के ये किसी भी क्षेत्र में इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अर्थात अगर सीधे शब्दों में कहे तो आपके प्रकृति में या आपके देश में जितना भी अगर ये नशीली दवाएं बढ़ रही है या चल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिम्मेदार होता है, केंद्र सरकार उसे प्रमोट करता है। इसलिए क्योंकि ये दवाएं जो होती है वह दवा के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। इसकी हल्की सी मात्रा अगर ली जाए तो यह दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है और लोग क्या करते हैं इसी का ज्यादा उपयोग करके और ये नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कफ सिरप है, आपका कफ सिरप आपके कफ के लिए उपयोगी होता है, लेकिन अगर उसी कफ सिरप का लेवल बढ़ा दिया जाए तो आपके बॉडी के लिए वो एल्कोहलिक हो जाएगा और वो आपके बॉडी के अंदर नशा उत्पन्न करेगा। मॉर्फिन, या मॉर्फिन आपके बॉडी के लिए दर्द निवारक होता है। जब ज्यादा दर्द हो, दर्द बेकाबू हो जाए तो उस समय मॉर्फिन दिया जाता है, या फिर आपको जब आपको नशे की सुई देनी पड़े या किसी भाग को शून्य करना पड़े तो उस समय दवा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर उसी दवा का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वह नशा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नारकोटिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बात है कि केंद्र सरकार इसको प्रमोट करने के पीछे रीजन ये है कि ये दवाएं आपके लिए फायदेमंद होती है, लेकिन इसी का लेवल बढ़ा लेने से हम लोग नशा के रूप में इस्तेमाल हो जाती है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो होता है कैनिबाइड्स। उसके बाद आता है आपका कैनिबाइड्स। बिठा ले जरा एक बार, देखिए फ्रेंड्स, तो कैनिबिनाइड्स, कैनिबिनाइड्स ये भी जो होता है यह पौधा के पुष्प से ही प्राप्त होता है, पौधा के पुष्प से प्राप्त होता है। और ये जो होगा यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। यह अनुमस्तिष्क वाले भाग पे ज्यादा प्रभाव डालता है। अनुमस्तिष्क पे ज्यादा प्रभाव यह पड़ेगा इसका, ठीक है। ये कैनेबाइट्स होते हैं, कैनेबाइट्स नाम का एक आपकी पौधे होते हैं और इस कैनेबाइट्स पौधे के पुष्प से ये आपको प्राप्त होगा। अगर इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगी, अनुमस्तिष्क का क्षेत्र प्रभावित होगा,
मतलब सीधे शब्दों में कहें ये भी आपकी बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है आपका कोकीन। ये होता है कोकीन, और कोकीन भी आपको जो प्राप्त होगा वह कहां से? कोकीन को हम कोका एल्डिहाइड कहते हैं। पहले बात समझ लीजिए कोकीन क्या है। कोका एल्डिहाइड जो संश्लेषित रूप में हमें प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड्स है जो कि संश्लेषित रूप में हमें प्राप्त होते हैं, और इसके सेवन अगर करते हैं कोकीन का तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। सबसे अधिक खतरनाक यही होता है आपका। अगर ये जो सेवन कर रहे हैं कोकीन, अगर एकाएक इनकी अगर कोकीन को अगर बंद कर दिया जाए तो इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर एकाएक कोकीन लेने वाले को अगर एकाएक कोकीन को अगर बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए अगर जिन्हें अगर आदत पड़ गई है तो डायरेक्ट बंद ना करें, उसे समझाकर छोटे छोटे डोज को कम करके उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट अगर बंद करने का मतलब है इतना ज्यादा बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इम्बैलेंस हो जाएगा कि वो अपने आप के बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में कभी कभी चांसेस है कि बॉडी के अंदर जो नसें होती है वो ब्लड वेसल्स भी फट सकती है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि ऐसे नशीली दवा का सेवन करने वाले की जो दवाएं होंगी एकाएक से हमें बंद नहीं करना पड़ेगा। आपको भी मजबूरी में दवा लाकर उसे देना पड़ेगा, तो और कम मात्रा में देना पड़ेगा। कंट्रोल करते करते फिर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एकाएक अगर बंद कर दिया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए तो क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं जरा सा रोकथाम और नियंत्रण की, कि आप इसे रोक कैसे सकते हैं या फिर नियंत्रित कैसे कर सकते हैं इन नशीली दवाओं का। पहला नंबर, हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को हमेशा उत्साहित रखना चाहिए। बच्चों को उत्साहित रहना चाहिए, मतलब जितना ज्यादा हो सके बच्चे को आप क्या रखिए, उत्साहित रखिए, बच्चे को खुश रखिए। बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, जनरल रिक्वायरमेंट, कोशिश कीजिए कि आप उसे फुलफिल कीजिए। अर्थात किसी भी रूप में उसे ज्यादा कमी का एहसास न हो। बच्चे अगर उत्साहित रहेंगे, खुशी रहेंगे, तो कभी भी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाएंगे जो आपको बुरा लगे या किसी भी रूप में उनके लिए हानि होगा। कभी कभी आपसे जब कुंठित हो जाते हैं बच्चे, तब वह आपको दिखाने के लिए भी वो कभी कभी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कि अब आपको इससे दुख होगा कि मैं गलत रास्ते पे गया हूं, तो आपको दुख होगा, इसलिए वो ऐसे कदम उठाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को, पहला काम यही है कि उत्साहित रखें, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि बच्चों के समस्याओं को सुने। यानी बच्चे अगर कुछ भी कहते हैं तो उनकी समस्या को आप सुने, बच्चे के समस्या को सुने और उनका निदान करें। समस्या सुने और उसका निदान करें। सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत सारे गार्जियन आजकल इतना बिजी शेड्यूल बन गया है, सब किसी का इतना ज्यादा बिजी लाइफ हो गया है कि बच्चों से बात करने की समय नहीं होती उनके पास, और वैसे ही बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं। आप प्रतिदिन अगर 10 मिनट 20 मिनट भी अगर बच्चे के साथ बिताते हैं तो सारा दिन में बच्चे के साथ क्या घटित होती है, वह हर प्रॉब्लम शेयर कर लेता है आपसे, या हर तरह की बातें आपको समझ में आती है कि मेरा बच्चा किस लेवल किस तरफ जा रहा है। लेकिन आपके पास 10 मिनट का भी समय नहीं होता है, आप पैसों के पीछे भागते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे होंगे, और मालूम बाद में ये चलता है कि उन पैसों का सदुपयोग न होकर दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, बच्चे के समस्या सुनना है और उनकी निदान करनी है। ठीक है, तीसरी अगर बात करें हम लोग, तो तीसरा बात करना है कि धूम्रपान, ड्रग या कोई भी नशीली दवा, अगर इनमें से किसी भी तरह का कोई भी अगर कुछ भी मालूम चलता है तो प्राथमिक चरण में ही डॉक्टर से सलाह ले और उसके उपयुक्त दवा का इस्तेमाल करें। आप मालूम चल जाए, किसी भी रूप में आपको मालूम चलती है, तो बच्चे को दंडित करने के बजाय आप उसे डॉक्टर से ले जाए, उसे प्यार से बात करें और उनके प्रॉब्लम, उनके समस्याओं को समझे, न कि डांट कर, झल्ला कर
उसे डांटेंगे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो घबरा जाएगा, उसके बाद वो गलती करेगा, वो बहुत धूम्रपान करेगा, ड्रग्स भी लेगा, नशीली दवाई भी लेगा, लेकिन छुप छुप के लेगा, तो फिर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। इसलिए अगर मालूम चलता है कि बच्चा आपका धूम्रपान कर रहा है या फिर किसी भी तरह की ड्रग्स ले रहा है या किसी भी तरह की नशीली दवाई का सेवन कर रहा है, तो पहले उसे प्यार से मिले, उसे प्यार से बच्चे को समझाए और यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से जाके मिले कि किस प्रकार की दवाएं चलाकर पहले चरण में ही इन्हें रोका जा सकता है। ठीक है। चौथा नंबर, बच्चे को अच्छे वातावरण में रखें, अच्छा वातावरण में रखें। अब बच्चे के अच्छा वातावरण में दोनों चीज आती है, एक होती है बाहरी वातावरण और एक होती है आंतरिक। तो दोनों वातावरण हमें चेक करना है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी से ज्यादा प्रभावी होता है आंतरिक। आंतरिक कहने का मतलब है कि जब हम खुद ड्रग्स ले रहे हैं, जब हम खुद सिगरेट पी रहे हैं, जब हम खुद शराब पी रहे हैं, तो बच्चे को तो हम रोक नहीं सकते ना कि बेटा शराब मत पियो, तंबाकू मत खाओ। जब मैं खुद खा रहा हूं तो बच्चे को कैसे रोक सकते हैं? इसलिए कोशिश ये कीजिए कि अगर आप किसी भी तरह के ड्रग्स या किसी भी तरह की नशीली चीजें या कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि बच्चों से अवॉइड करें, बच्चों के सामने गलती ना करें। आप कोशिश करें कि आप अगर ना करें तो ज्यादा बेहतर प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर। पहला नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, क्या आसपास का माहौल उपयुक्त है? क्या बाहर के आसपास के बच्चे जो ज्यादातर है वह नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं? जैसे आप किसी भी क्षेत्र में रहते होंगे तो आपको जरूर आइडिया होगा कि आप जिस क्षेत्र में हैं आसपास में वहां के बच्चे कैसे हैं। एक होता है अच्छे माहौल वाले बच्चे जो सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई या अपने अच्छे कामों से मतलब रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एकदम लफंगे की तरह सारा दिन टंडेली मारने वाले। तो आपको देख लेना है कि वैसा अगर टीम है तो कंफर्म है कि वो नशा का जितना भी पार्ट होता है सबका इस्तेमाल कर रखा होगा। तो फिर कोशिश करें कि आप अपने आप को वैसे माहौल से दूर करें, वैसे माहौल से दूर कीजिएगा। बच्चा जब अच्छे माहौल में रहेगा तो बच्चे का प्रभाव भी अच्छा ही पड़ेगा। इसलिए इन बातों को हमेशा ध्यान रखें, बाहरी और आंतरिक दोनों रूप में अच्छा वातावरण देने की कोशिश करें। ठीक है। पांचवा नंबर, माता पिता या फिर बड़े, किसी भी रूप में बड़े हो या मित्र हो, तो आप अपने माता पिता, बड़े या मित्र, किसी भी रूप में अगर आपको पता चलता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरे बड़े छोटा भाई या मेरा मित्र किसी भी तरह से अगर इस तरह की प्रॉब्लम से अगर जूझ रहा है, तो आप उसे सही मार्गदर्शन देंगे, सही मार्गदर्शन देंगे, उसे इंडिकेट करेंगे कि ये गलत चीज है और उन्हें सही शिक्षा, सही ज्ञान देंगे। तो इनसे क्या होगा कि उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी दूर हो जाएगी। छठी बात है कि लोगों के बीच जागरूकता, लोगों के बीच जागरूकता। सरकार इसके लिए कैंपेनिंग कर रही है, टीम बनाकर, ग्रुप बनाकर, डॉक्टर्स के ग्रुप आपके क्षेत्र में आते हैं, लोगों को बैठाकर समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बहुत सारी हानियां हैं। तो ऐसे चीजों का कैंपेनिंग जब हो तो उसमें शामिल होइए। आप भी दूसरों को समझाइए कि हमारे लिए नशीली दवाएं कितना ज्यादा प्रॉब्लमियस हो सकता है। तो इस प्रकार की अगर लोगों के बीच अगर जागरूकता होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रभावित होने से बच जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जो सबसे आपका मेन आपका रोकथाम का उपाय है कि जब भी बच्चा आपके साथ रहे तो बच्चे को दोनों चीज सिखाइए। बच्चे को जिंदगी में फेल और पास दोनों कंडीशन में अपने आप को स्थिर रखने की शिक्षा दीजिए। यानी बच्चे को उसकी जिंदगी में फेलियर या पास होने के दोनों कंडीशन में अपने आप को कंट्रोल रखने की एक आपकी सीख दीजिए उसे। हर बार उसे ऐसी कहानियां सिखलाइए, समझाइए, ताकि वह कभी भी फेल होने के बाद, अपनी लाइफ में अनसक्सेस होने के बाद वह हार मान के ना बैठ जाए या ज्यादा तनावग्रस्त ना हो जाए।
ज्यादा प्रेशर में ना पड़ जाए। तो इस कंडीशन में अगर आप बच्चे को दोनों कंडीशन में अपने आप को टॉलरेट करने को सिखाते हैं तो उस कंडीशन में बच्चा कभी भी ऐसे गलत स्टेप्स नहीं लेगा। आशा फ्रेंड्स कि आपको ड्रग्स और इनसे रिलेटेड समस्याएं और इनसे बचने के उपाय आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये आपका सबसे बड़ा रोग था और ये रोग आपका खत्म होता है। अब अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।